तो आज का जो टॉपिक होगा ना हमारा वो होगा किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इतना तो पता आपको कि सेल के अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या देखोगे कि वो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है। तो आपने +1 तक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। उसके अंदर आप क्या देखते हो कि जब हम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट में ऐड करते हैं, डिप कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, जिंक सल्फेट प्लस में Cu। अब तुम यहाँ पर क्या देखोगे कि जब ये रिएक्शन हो रही थी ना, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी भाई, हीट प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब बात यहाँ पर एक चीज आ रही है, देखो यहाँ पर ये जो SO4 है वो कॉपर के साथ क्यों अटैच है, क्योंकि ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर रहा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। अब बात ये है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था तो SO4 इसके साथ क्यों अटैच हुआ। हम तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी हाई है। रिएक्टिविटी किस बेस के ऊपर देखते हैं हमें कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है। अब अगर जिंक इसको सल्फेट को और भी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सल्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जो रिएक्टिविटी है हमारी ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की। अब जैसे 3 डायग्राम दिखाता हूं आपको मैं। मान लो हम एक मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। अब अगर आपने मान लो कॉपर को डिप कर दिया, किसके अंदर है, CuSO4 में, तो यहाँ पर जो CuSO4 होगा किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Cu2 + SO4 2- में। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि जब ये आयन इस मेटल के साथ टकराता है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर ये एग्जांपल इस तरीके से बताते कि जी जो ये Cu2+ था वो एक ऐसे एटम के साथ, एक ऐसे पार्टिकल के साथ टकराता है जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। कहने का मतलब वो भी Cu2+ फॉर्म में है। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी कमी है, मतलब डिफरेंस बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को अगर इस तरीके से बता दें कि इस मेटल के किसी पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, अगर अब इसके साथ Cu इसके साथ टकराता है तो ये वापिस से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेगा। आगे बात समझे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कब हुआ, जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस मेटल इलेक्ट्रोड के पास कितनी एबिलिटी होती है टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बात समझे। और अगर आपको ये पता चल गया ना कि किस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है, तो आप रिएक्टिविटी आराम से बता दोगे। क्योंकि आज ही बताया हमने क्या कि जो इलेक्ट्रोड जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, मतलब जिसका मेटल का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना, उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। अब बात आती है कि इसको हम निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड देते हैं। हाइड्रोजन ही क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक स्पेशल कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी स्टेबल हो सकता है और गेन करके भी स्टेबल हो सकता है। हम ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि ना तो वो लॉस कर पाएगा और ना ही गेन कर पाएगा। मतलब अगर मान लो
हम एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लें, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन बने, है ना। लेकिन अगर उस सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन कितनी कर दें भाई, 1 मोलर कंसंट्रेशन कर दें, और इस मिक्सर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं थ्रू ए ट्यूब विच कनेक्टेड विद ए प्लेटिनियम मेटल। इसमें से हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे किसके अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, जो क्या बनाता है भाई H पॉजिटिव आयन। अब जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस को हमें इस एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो जो प्लेटिनियम मेटल है वो किसका काम करता है, कैटालिस्ट का। मतलब इन हाइड्रोजन गैस को H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। या बुक में लिखा होता है कि हाइड्रोजन गैस का यहां पर क्या करवा देता है, ये ऑक्सीडेशन करवा देता है। तो तुम क्या देखोगे कि पहले से H पॉजिटिव आयन थे और ज्यादा H पॉजिटिव आयन हो गई, लेकिन साथ साथ यही प्लेटिनियम मेटल क्या कर देती है, H पॉजिटिव आयन को रिड्यूस कर देती है किसमें, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो तुम क्या देखोगे, जितनी हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन बना रही है उतने H पॉजिटिव आयन किसमें चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की, कहां पर है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर पे, इसकी जो कंसंट्रेशन 1 मोलर थी वो उतनी की उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। तो सीधी सी बात है, हम क्या देखेंगे कि इसका मतलब तो ना तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा, यही बात होगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एबिलिटी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन कम्स टू बी 0 फॉर द हाइड्रोजन एट दिस कंडीशन। तो यहां पर अगर ये जो कंडीशन लगा रहे हैं ना, इन कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। तो इतनी कंडीशन के ऊपर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 आ गई। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब बात आ गई कि ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लिया, दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे, एक बीकर में तो हम क्या कर देंगे भाई, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और दूसरी बीकर में हम क्या ले लेंगे, उस मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लो हम जिंक का ही निकालना चाहते हैं, तो यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रोड को आप क्या कर दोगे, पोटेंशियोमीटर से अटैच कर दोगे। जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या मेजर करेगा, ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है कि यहां पर तुम क्या देखते हो कि दोनों के दोनों मेटल हमने क्या लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं। अब किन्हीं भी दो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो सेम तो हो नहीं सकती भाई, थोड़ा सा डिफरेंस हो चाहिए, डिफरेंस तो होगा। अगर मान लो इन मेटल की रिएक्टिविटी में या इन इलेक्ट्रोड, ये मेटल या नॉन मेटल और भी ले सकते हैं, अगर इन दो इलेक्ट्रोड की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूर होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इस पोटेंशियोमीटर में रीडिंग आएगी, और वो रीडिंग क्या कहलाती है हमारी, ईएमएफ। मतलब ईएमएफ की अगर डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दोगे कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए टू इलेक्ट्रोड, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, दो डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज कॉल्ड ईएमएफ। अब यहां पर क्या देखोगे, तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या बता रहे थे आप कि जी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 होता है ही, तो जितनी भी रीडिंग आई होगी पोटेंशियोमीटर में वो क्या आई होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए जिंक आई होगी। अब यहां पर किसी ने देखा जी 0.76 रीडिंग आई है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इज 0.76। याद समझ में आया।
अब मान लो अगर तुम्हें किसी और दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हो, जिंक की बजाय कॉपर का निकालना चाहते हो, तो यहां पर क्या देखोगे कि जिंक तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही थी, कॉपर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। चाहे गेन करो चाहे लॉस करो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूर होगा, रीडिंग फिर से आएगी। ठीक है, अब की बार रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0.34। तो तुम क्या बताओगे कि ये जो रीडिंग आई है वो भी क्यों आई है, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर है माइनस जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर है हाइड्रोजन है, लेकिन इसके लिए तो 0 था ही, तो फिर से क्या हो जाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया हमारा। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा तुमने, क्या कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही थी तो उसका क्या निकलेगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो इसका क्या निकलेगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, या तो सभी के रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी तो उनके अंदर कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन है कम रिएक्टिव है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और अगर इसके आगे मैं माइनस साइन लगा दूं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को एक दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द साइन। आगे बात यहां तक समझ में। इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पूछ लेता कि 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल आया कॉपर का, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो मैंने क्या कहा, आगे साइन चेंज कर दो, ये क्या निकल जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब बुक के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमने क्या कर रखा है, सभी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रखा है और उसको हमने क्या कर दिया, एक सीरीज के अंदर पुट कर दिया, जिस सीरीज का नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज इन विच वी पुट द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। आप इंक्रीजिंग में लिख सकते हो, तो ऊपर ऊपर कौन आएगा, लिथियम आएगा, जिसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3.06। फिर आप क्या देखोगे कि बीच में कौन आता है, हाइड्रोजन, जिसके लिए वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 आएगी। और नीचे नीचे कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, जिसके लिए क्या वैल्यू होती है भाई 2.87 प्लस का। आगे बात सुनने। तो तुम क्या देख रहे हो कि जो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में पुट कर दिया ना हमने, इस सीरीज का नाम हमने क्या दे दिया भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होंगी, क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो एप्लीकेशन में क्या बता दोगे कि जो मेटल जितनी ज्यादा ऊपर होगी उतनी ज्यादा उसके पास क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उतना ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो एक तो हमें किसका पता चल जाता है भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता चल जाता है। आगे समझे। दूसरी बात क्या देखोगे कि अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो अगले वाले को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। किसने करवाया, इसने करवाया। किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यहां पर क्या देखोगे कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती है। अगर लगातार किसी से इलेक्ट्रॉन मांग रही है तो अगले वाले एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ने लॉस करना पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। किसने करवाया, फ्लोरीन ने। ठीक, किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहां तक समझा। इसका मतलब हमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बता सकते हैं। तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो होगी कि हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ किसके बराबर होगा भाई, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड क्या होता है,
जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। कैथोड क्या होता है? जिसके ऊपर रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। और अगर इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या होगी भाई? हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप होगी। और अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होगी। तो आपके पास कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना इस तरीके से कि भाई क्या हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में रख सकते हैं, जिंक के बर्तन में रख सकते हैं? तो आप क्या देखोगे कि अगर मान लो हमने कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में रख दिया तो यहां पर क्या होगी? मान लेते हैं रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन होगी तो क्या होगी? यहां से जिंक ZnSO4 प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? Cu। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? इसके ऊपर 0 चार्ज था, अब यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस कौन करेगा? जिंक करेगा। और गेन कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। तो इसका मतलब है ये किसका काम करेगा? एनोड का। और ये किसका काम करेगा भाई? कैथोड का। ठीक है। तो यहां से अगर हम ईएमएफ की वैल्यू निकालने तो ए कैथोड मतलब है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? तो तुम क्या देखोगे? कॉपर यहां से आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.34 माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? तो यहां पर क्या देखोगे तुम्हें? 0.76 होती है माइनस का। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, माइनस 0.76। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? जब हम 0.34 में 0.76 ऐड करेंगे तो यहां पर प्लस का 1.10 आएगा। कहने का मतलब ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। मतलब है हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में नहीं रख सकते भाई। क्यों? क्योंकि वहां पर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आपको किसी भी मेटल का साल्ट दे दिया जाए कि भाई हमारे पास मेटल का साल्ट है, क्या हम इसको वाई के अंदर पुट कर सकते हैं? तो आपको शायद पहले से पता होगी वाई की रिएक्टिविटी कम है, लेकिन आप ऐसे निकाल के दिखा सकते हो कि भी मान लेते हैं रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी? ये SO4 इस Y के साथ जुड़ जाएगा, Y के साथ जुड़ते ही क्या हो जाएगा? Y किसका काम करेगा? एनोड का। और M किसका काम करेगा? कैथोड का। समझा गया? लेकिन अब यहां से एक बात आती है कि ये सारी जो चीजें निकली ना वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकली है। ठीक है। और इससे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाया, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे दो आपको। तुम्हारे पास जो रिएक्शन हुई थी ना, जो स्पॉन्टेनियस बता रहे थे, जिंक प्लस CuSO4 वाली, यही ले लेते हैं। और जो इससे जो सेल बनेगा उस सेल का नाम हो जाएगा जिंक Cu सेल। तुम यहां पर बता रहे थे ना कि जो जिंक को अगर CuSO4 में डाल देते हैं यहां पर क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि ये तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अगर हम एक ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहे और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता रहे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? टेक टू बीकर, इन लेफ्ट बीकर वी डिप जिंक मेटल। लेफ्ट बीकर में क्या हो जाएगा भाई? हमें जिंक मेटल को डिप करेंगे इन ZnSO4। आगे बात समझे? और राइट बीकर में हमें Cu को डिप करेंगे इन CuSO4। अब जैसे ही इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। और जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो यहां तक तुम समझा सकते हो कि टेक टू बीकर, इन लेफ्ट बीकर वी डिप जिंक मेटल इन ZnSO4
and in right beaker we dip a copper electrode in a CuSO4. Zinc lost the electron, hence oxidation takes place on it. तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, जिसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो किसका काम करेगी भाई, एनोड का काम करेगी। एंड कॉपर इलेक्ट्रोड गेन द इलेक्ट्रॉन, hence reduction takes place, so it behave as an cathode. But after some time, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, कम थी, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद। तो हम क्या करते हैं, एक यू शेप कंटेनर यूज करते हैं जिसका नाम होता है साल्ट ब्रिज, ठीक है, जिसके अंदर हम फिलअप करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने दे लेकिन कंडक्टेंस में कोई पार्टिसिपेट ना करे। याद रख समझ में, बता भी दूं, यहां पर KCl, KNO3, K2SO4 इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर लिया जाता है। आगे बात समझ में, तो हम सीधा सीधा बता देना कि साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप कंटेनर इन विच वी फिल द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अभी साल्ट ब्रिज करेगा क्या, साल्ट ब्रिज के दो काम होंगे, एक तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा हो गए थे वापस से यहां पर ला देगा, मतलब है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, दूसरा सर्किट को क्या करेगा, ये कंप्लीट कर देगा। आगे बात समझ में आता है, ठीक है। ये था आपका जिंक CuS है। इससे अगली वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे।